भैजोई महाविद्यालय भैजोई की यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत है। ये क्लास बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है। हमारा फर्स्ट यूनिट ऑनलाइन क्लास में चल रहा था। इसके अंदर हमने आपको इससे पहली वाली क्लास में विद्या, ज्ञान, टीचिंग, ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन के बारे में सिखाया था। आज हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर आज हम पहले एम जो इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब व्यक्तिक उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट का नाम है शिक्षा शास्त्र, और जो फर्स्ट पेपर है इसका फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका नाम है शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा। आज हम व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के अंदर जो व्यक्तिक उद्देश्य दिए गए हैं उनका क्या महत्व है, क्या उनका अर्थ है, क्या शिक्षा के अंदर व्यक्तिक उद्देश्यों को रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, उसके पक्ष में और विपक्ष में विद्वानों के क्या क्या कथन हैं, उनका क्या मानना है, उस सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा जो है इंसान के लिए होती है, और इंसान जो है अपने आप में सामाजिक प्राणी है। इंसानों को मिलकर ही समाज बनता है। जब ढेर सारे व्यक्ति मिल जाते हैं तो समाज बनता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, और व्यक्तियों के बिना समाज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज बनाते हैं और समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर व्यक्ति की उन्नति होगी तो समाज की उन्नति होगी, और समाज की उन्नति होगी तो व्यक्ति की भी उन्नति होगी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सामाजिक उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है समाज के अंदर ही रहकर उन्नति कर सकता है। इसलिए समाज के बिना इंसान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए समाज को बचाए रखने के लिए इंसान को अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा लोगों का मानना है, या शिक्षा शास्त्रियों का मानना है, कि अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो समाज कैसे बचेगा। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा। इसलिए शिक्षा को जो है मुख्यतः रूप से व्यक्तिक उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण स्वतः हो जाएगा। इस तरीके से व्यक्तिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों के पक्ष में शिक्षा शास्त्री अपने अलग अलग मत देते आ रहे हैं। आज हम शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। जब हम व्यक्तिक उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तिक उद्देश्य की जो मांग है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उठती रही है। प्राचीन काल से ही लोगों का मानना रहा है कि जो है इंसान की शिक्षा के अंदर जब उसे शिक्षा दी जाए तो व्यक्तिक उद्देश्यों को प्रथम स्थान दिया जाए। चाहे वो मिस्र के फासिस्ट हों, चाहे वर्तमान में पेस्टोलॉजी, रूसो, फ्रोबेल या टीपी नन हो, इन सभी लोगों का मानना यही है कि शिक्षा के अंदर व्यक्तिक उद्देश्यों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा शास्त्री रॉस ने कहा व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थन में कि शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्यों को सर पर्सी नन ने, जो इंग्लैंड में इसी पीढ़ी के प्रमुख शिक्षा दार्शनिक हैं, स्पष्ट रूप से बलपूर्वक प्रकट किया है। उनका कहना था कि इंग्लैंड में जो सर पर्सी नन थे, उन्होंने जो उसी वक्त के मुख्य दार्शनिक थे, उन्होंने जो है व्यक्तिक उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। इसके अलावा एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स में बताया गया कि हॉब्स के समय में जो ब्रिटिश दर्शन के दार्शनिक थे, उन्होंने जो है व्यक्तिवादीपन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व होना चाहिए। नन महोदय जो है व्यक्तिक उद्देश्यों के बारे में कहते हैं कि मानव जगत में प्रत्येक अच्छाई
पुरुष और स्त्रियों के स्वतंत्र कार्यों से और उनके द्वारा प्रविष्ट होती है और उनके द्वारा शिक्षा पद्धति भी इसी सत्य के साथ मेल खाने वाली होनी चाहिए। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर मानव जगत में अगर कोई भी अच्छी चीज आई है वो तभी आ पाई है जब पुरुष और स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छा निर्मित करते हैं। इसलिए उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो जो इंसान को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अतः नन महोदय के अनुसार शिक्षा से प्रत्येक की ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व अधिक से अधिक पूर्ण रूप से विकसित हो सके। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाए, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व है उसका अधिक से अधिक विकास हो सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है और उसके लिए परिस्थितियां भी अलग होनी चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह अपने हिसाब से अपना विकास कर सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज, राज्य और शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि वह बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं आदियों को ध्यान में रखते हुए उनके व्यक्तित्व का उत्तम विकास करें ताकि वह भविष्य में सुखी हों। क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी छात्र की इच्छाओं को मारेंगे, उनकी रुचियों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं देंगे तो उनके व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से उनका जो भविष्य है वो दुख में हो जाएगा। इसलिए समाज का या राज्य का या माता पिता का या शिक्षकों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दें और उनके व्यक्तित्व का सम्मान दें ताकि वो अपने प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। यूकेन के ने व्यक्तित्व को जैविकी अर्थ से मुक्त करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व का अर्थ आध्यात्मिक व्यक्तित्व होनी चाहिए जो कि व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित अंत जगत द्वारा अपनी आंतरिक बल शक्ति के जरिए एवं प्रवृत्ति के उत्कृष्ट आध्यात्मिकता द्वारा अपने उन्नयन के जरिए हासिल करता है। इनका मानना है कि व्यक्तित्व का जो अर्थ इन्होंने लिया है वो आध्यात्मिकता से लिया है और इसके द्वारा इंसान अपना आंतरिक जो बल शक्ति है उसका प्रयोग कर कर अपने आप को उत्कृष्ट बनाने की प्रवृत्ति रखता है और आध्यात्मिकता के द्वारा वो जो है अपनी प्रगति के रास्ते को आसानी से हासिल कर सकता है। इसी प्रकार शिक्षाविद रॉस कहते हैं कि शिक्षा में हम व्यक्तिक उद्देश्य का जो अर्थ स्वीकार करते हैं वह यही है कि मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का परिवर्तन हो। मतलब उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक उद्देश्य का सिर्फ एकमात्र अर्थ यह है कि इसके द्वारा इंसान के व्यक्तित्व का सही ढंग से मूल्यवान व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और उसकी जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उसमें भी परिवर्तन हो सके। व्यक्तिक उद्देश्य के दो रूप हैं जो सभी मनोवैज्ञानिकों द्वारा माने गए हैं या स्वीकार किए गए हैं, जिसमें पहला है आत्म अभिव्यक्ति और दूसरा है आत्म अनुभूति। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है, यह उद्देश्य होता है कि व्यक्तिक विकास को अतिवादी रूप में लेने वाले शिक्षा शास्त्री शिक्षा का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति स्वीकारते हैं या आत्म प्रकाश पर विशेष जोर देते हैं। आत्म अभिव्यक्ति के उद्देश्य के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम व्यक्तित्व को बढ़ावा देते हैं तो हमें इस चीज का प्रयास करना चाहिए कि इंसान जो है अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, आत्म प्रकाश कर सके, इस पर जोर देना चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है, इंसान बिना रोके टोके इंसान व्यवहार कर पाता है और उस व्यवहार का उसे लाभ होता है और वो अपने आप को बाकियों के सामने सही ढंग से लेकर आ पाता है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार आत्म प्रकाशन से व्यक्ति का मस्तिष्क रोग विमुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। अगर इंसान को आत्म प्रकाशन करने का मौका मिल जाए, अपने आप को
को दूसरों के सामने जैसा वह है वैसा लाने का समय मिल जाए या उसे अवसर मिल जाए, तो उसका जो मस्तिष्क है वो रोगों से मुक्त हो जाएगा और वह स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकेगा। आत्म प्रकाशन का ये उद्देश्य भले ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित लगता है, लेकिन पार्श्विक मूल प्रवृत्तियों को बिना किसी रोक टोक के प्रकाशन का अवसर देने से हमारा समस्त सामाजिक जीवन समाप्त हो जाएगा। उनका ये भी मानना है कि अगर हम आत्म प्रकाशन को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो ये सही लगता है, लेकिन अगर संसारिक दृष्टि से देखें कि इंसान जैसा वो करना चाहे, जैसा भी वो रहना चाहे, उसे पूरी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिल जाए, तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और समाज का जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगला जो उद्देश्य उन्होंने बताया है वो आत्म अनुभूति बताया है। आत्म अनुभूति से उनका मतलब है सेल्फ से, आत्मा से, कि जैसा मैं उसे जानता हूं उसे वैसे ही रूप में जो है पहचानना। जब व्यक्ति अपने अंदर को, अपनी आत्मा को, अपने आदर्श आत्म को पहचान जाता है या उसकी कल्पना करने लग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे आत्म अनुभूति होगी। मतलब जैसा वह है, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जब वो उन्हें पहचान जाता है। और जब तक वो उसे आत्म अनुभूति नहीं होगी, अपने बारे में नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्या योग्यता है, क्या उसके अंदर विशेषता है, क्या खास उसके अंदर है, तो वो उन्हें आत्म अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता और समाज के लिए हित आहित जैसा कोई प्रश्न ही नहीं होगा। अतः आत्मानुभूति के उद्देश्य के अनुसार विद्यार्थियों के गुणों का पता लगाते हुए निर्देशित किया जाए और उनके उच्चतम गुणों की अनुभूति ताकि वो कर सके। मतलब आत्मानुभूति द्वारा ये देखा जाए कि उनके अंदर क्या चीज ज्यादा अच्छी है, क्या समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है, ऐसा देखने का उन्हें अवसर दिया जाए, जिससे वो और उनके अंदर जो सामाजिक उच्च गुण हैं, जो समाज के लिए अच्छी चीजें हैं, उन्हें विकास करने का उन्हें अवसर दिया जाए और उन्हें अनुभूत करने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए। व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में यहाँ पे कुछ तर्क दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तिकता के पक्ष में सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक आदर्शों को व्यक्ति पर जबरदस्ती लादने से अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हो सकता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मूल जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें ध्यान में रखकर उसे विकसित करने के साधन के यत्न में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना दें, उसे जो है सामाजिक आदर्शों के जरिए जबरदस्ती दबाव में लें या उसके ऊपर अपनी जबरदस्ती या समाज उसके ऊपर जबरदस्ती ला दे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से जो है बीमार पड़ सकता है और जब वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा तो वो समाज के लिए क्या, वो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि विकास, व्यक्ति का सही ढंग से विकास हो, वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके, तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के अंदर इसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में समाहित करना चाहिए। शिक्षा में उसे ऐसे पूरे साधन मिलने चाहिए जिससे वह अपनी व्यक्तिगता का सही ढंग से विकास कर सके। दूसरा है समाज का निर्माण व्यक्ति के हित के लिए व्यक्ति द्वारा ही निर्मित होता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। समाज का विकास तो अपने आप हो जाएगा। ये तर्क अपने आप में सही है, क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्ति के द्वारा होता है, व्यक्ति ही मिलकर समाज बनाते हैं और अगर समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर उसे समय नहीं देगा या उसे स्वतंत्रता नहीं देगा, तो समाज का विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा। इसलिए समाज का विकास तो अपने आप हो जाएगा अगर व्यक्ति का विकास सही ढंग से हो। अगला तथ्य है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से संसार का प्रत्येक प्राणी
अपनी पूर्णता के लिए प्रयत्नशील है और इसके लिए वह स्वतंत्र भी है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास में सहायता देना होना चाहिए। मतलब जीव विज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हमेशा व्यक्ति प्रयास करता रहता है कि वह अपना सही ढंग से विकास कर सके, ताकि वह अपनी परिस्थितियों को अनुकूलित कर सके, उनके साथ अनुकूलन कर सके और उसके लिए उसे चाहिए स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता जब मिलती है तो वह आसानी से अपना सही ढंग से विकास कर पाता है और इसके लिए हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के विकास में सहायता दे, ना कि उन्हें रोके। चौथा पॉइंट है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। हमारा देश हो या जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो व्यक्ति के द्वारा ही चुनकर वहां पर भेजी जाती हैं या व्यक्ति के द्वारा ही सरकारों को चुना जाता है। और ऐसी सरकारें अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएं तो वो व्यक्ति के लिए या समाज के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए सही नहीं है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र का या लोकतांत्रिक राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि वह शिक्षा ऐसी दे या शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिसके अंदर व्यक्ति के विकास का पूरा पूरा मौका हो, से पूरी स्वतंत्रता मिले, ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। संसार की जितनी भी अच्छाइयां हैं मानव के स्वतंत्र प्रयत्नों की वजह से आई हैं। अगर हम इंसान को स्वतंत्रता नहीं देंगे, मानव को स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो दबाव में वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अच्छाई आए समाज में, तो वो तभी आ सकती है जब इंसान स्वतंत्र रूप से प्रयत्न करेगा। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं, वो स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप हुई हैं। इसलिए इस तथ्य को शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जिसे हम समाज की संस्कृति या सभ्यता कहते हैं, वो व्यक्तियों के द्वारा ही उत्पन्न पीढ़ी दर पीढ़ी परिमार्जित रूप में आगे बढ़ती रही है। अतः शिक्षा में व्यक्तिगत विकास का महत्व मिलना चाहिए। मतलब आज जो समाज है जिसकी दुहाई देकर इंसान की व्यक्तिगता का हनन किया जाता है, अगर हम उसे देखें तो उसका विकास व्यक्तियों के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से किया गया है और उसमें लगातार परिवर्तन होते रहे हैं और उसमें सुधार होता रहा है। और अगर ये समाज और ये संस्कृति अगर हमारे व्यक्तिगत विकास को अगर महत्व नहीं देती, तो इसके अंदर सुधार नहीं आ पाता और ना ही ये इस अच्छी ढंग से बन पाती। अगर हम चाहते हैं कि इंसान का सही ढंग से विकास हो, वो तरक्की करे और समाज भी आगे बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के अंदर व्यक्तिगत विकास को का महत्व मिलना चाहिए। टीपी नन कहते हैं कि व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। शिक्षा की किसी भी योजना का मूल्य उसको उच्चतम व्यक्तिगत श्रेष्ठता प्रदान करने की सफलता से आंका जा सकता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा की वही योजना अपने आप में सफल है या वही योजना सबसे अच्छी है जिसके अंदर इंसान की व्यक्तिगत श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाए। जिस शिक्षा के द्वारा इंसान की व्यक्तिगता को महत्व दिया जा रहा है, व्यक्तिगत गुणों को विकास में सहायता दी जा रही है, और जितने ज्यादा व्यक्तिगत श्रेष्ठता उसके अंदर आएगी, उतने ही हमारी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा की प्रक्रिया सफल मानी जाएगी। व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति जैसा वह चाहे वैसे करने दी जाए, तो इसके जो परिणाम है कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं, कुछ समाज के लिए ऐसे हो सकते हैं जिससे समाज का जीवन संकट में पड़ जाए। इसलिए हमें जो है कुछ मुख्य तथ्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तथ्य है सामाजिक विघटन। समाज व्यक्तिगत उद्देश्य प्रत्येक प्रकार से व्यक्तित्व के विकास को स्वतंत्रता देने के पक्षपाती हैं। इससे समाज में कितना भी अहित क्यों ना हो,
वो कहते हैं कि इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए इंसान को जितनी चाहे उतनी स्वतंत्रता दे दो, चाहे उससे समाज को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और समाज बढ़ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि मुझे इस तरीके से शिक्षा दी जाए, ये मेरी जो है ये इच्छा है, मैं ऐसे चाहता हूँ। दूसरा कहेगा मैं ऐसा चाहता हूँ। इस तरीके से समाज बढ़ता चला जाएगा और विकास की जो गति है वो रुक जाएगी। और किसी भी देश में अगला जो पॉइंट है वो है अव्यवहारिक। अगर व्यक्तिगत उद्देश्यों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाए तो ये अपने आप में अव्यवहारिक हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिकता का सिद्धांत चाहे कितना भी उचित लगे, लेकिन वैवाहिक रूप में इसे किसी भी तरीके से प्रदान नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर प्रत्येक बालक के लिए हम विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम रखेंगे, अलग अलग स्कूल की व्यवस्था करेंगे, तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी। क्योंकि प्रत्येक बालक अलग है, प्रत्येक बालक की इच्छाएं अलग हैं, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। इस तरीके से किसी भी शासन व्यवस्था को इन सभी के लिए व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। शिक्षा शास्त्री नंद ने इस तर्क के प्रत्युत्तर में कहा है कि इस समस्या का सामना करने के लिए शिक्षक को कुछ आवश्यक सीमाओं में कार्य करना पड़ेगा, साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास भी सीमाओं के अंतर्गत होगा। अगला पॉइंट है व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन। जब हम व्यक्तिगता को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। और ये निर्विवाद सत्य है कि व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तिवाद का समर्थन एवं पोषक है। ऐसी स्थिति में हमें व्यक्तिवाद के भयंकर दुष्परिणाम से पीड़ित होना पड़ सकता है। इसके अलावा अगला जो तर्क दिया जाता है कि तर्क शक्ति का विकास में बाधा। व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति की तर्क शक्ति के विकास के विरुद्ध सिद्ध होता है, किंतु शिक्षा द्वारा व्यक्ति में तर्क शक्ति का विकास करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास को पर्याप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत उद्देश्यों को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो उसके अंदर जो तर्क शक्ति का विकास होना वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि तर्क शक्ति का उसके अंदर विकास हो, और बिना तर्क शक्ति के इंसान का व्यक्तित्व सही ढंग से विकसित नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है मनुष्य के सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक प्रकृति है, जिसके कारण केयर्ड महोदय के अनुसार व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन को समर्पण करते हुए अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति से ऊंचा उठने का अवसर प्राप्त करता है। इफ्सिस ने कहा है कि मानव प्रकृति उतनी ही सामाजिक है जितने की आत्मगौरव। हम सब एक दूसरे के सदृश हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत उद्देश्य का गाना गाना ठीक नहीं प्रतीत होता। इन सभी महोदयों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सामाजिक उद्देश्य अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हम व्यक्तिगता को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो सामाजिक स्वरूप की अवहेलना हो जाएगी। अगला पॉइंट है अनुकूलन शिक्षा में एक अच्छा आदर्श नहीं। अगर शिक्षा में स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास पर जोर देने का तात्पर्य व्यक्ति को वातावरण के अनुकूलन या व्यवस्थित होने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलन कोई संतोषजनक आदर्श नहीं है। मनुष्य का आदर्श तो वातावरण को विजित कर उसमें उचित परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बालक को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे देंगे तो उसका उसके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। वो वातावरण के साथ अनुकूलन करने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो हर चीज को अपने हिसाब से चाहेगा, और वातावरण के साथ जो अनुकूलन करने की उसके अंदर क्षमता आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। क्योंकि जब हमें समान परिस्थिति में रहना पड़ता है तो हम अपने अंदर अनुकूलन लाते हैं, आदर्श वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, और ये उचित परिवर्तन तभी हो सकते हैं जब जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों को जरूरत से ज्यादा महत्व ना दिया जाए। इसके अलावा नैतिक गुणों की उपेक्षा।
वास्तव में शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य आत्म प्रदर्शन की भावना से भ्रमात्मक मूल पर आधारित होता है। निश्चय महोदय, जो कि व्यक्तिवादी दर्शन के सर्वप्रमुख समर्थक हैं, का कथन है कि एक कुशल व्यक्ति या महामानव को अपनी इच्छा शक्ति के अलावा किसी भी नैतिकता या किसी भी रुचि को स्वीकार न कर अपने अधिकार मात्र के लिए लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में दया, सहानुभूति, आत्म बलिदान, विश्व बंधुत्व आदि नैतिक गुणों की उपेक्षा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगता को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो नैतिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि निश्चय महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्योंकि वो व्यक्तिवादी थे और उन्होंने कहा कि जो भी कुशल व्यक्ति है या महामानव है, उसे अपनी इच्छा शक्ति के अलावा बाकी किसी चीज में रुचि नहीं लेनी चाहिए, ना ही स्वीकार करना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर दया, सहानुभूति, आत्म बलिदान, विश्व बंधुत्व जैसे जो नैतिक गुण हैं जो इंसान के अंदर आवश्यक रूप से होने चाहिए, उनका विकास नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है समाजवाद के विपरीत। व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं वो समाजवाद के बिल्कुल ही विपरीत हैं, क्योंकि समाजवादी जो समाज है उसकी कल्पना को साकार करने के लिए हमें जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों को समाप्त करना पड़ता है, समाज को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ता है। इसलिए व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं वो समाज के विरुद्ध हैं। अगला पॉइंट है दार्शनिक दृष्टि के विरुद्ध। अंततम सत्ता के आधार पर दर्शन के अंतर्गत 3 वाद हैं: भौतिकवाद, द्वैतवाद और एकत्ववाद। वर्तमान समय में एकत्ववादी ही नहीं, बहुतत्ववादी तक उत्तरोत्तर संपूर्ण की तरफ विश्व की प्रगति की दिशा और ज्ञान के विकास की दिशा संपूर्णता की ओर मानते हैं। विभिन्नताओं में एकता के दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। व्यक्तिगत शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के इस महान सिद्धांत के विपरीत है। वो सबको अलग अलग दिशाओं में ले जाने की बात करता है, जबकि ये सारे सिद्धांत कहते हैं कि सारी भिन्नताएं आकर एक ही बिंदु पर आकर समाहित हो जाती हैं, सब एकता प्रदर्शित करती हैं, और जबकि ये अनेकता की बात करता है। वास्तव में संसार के समस्त व्यक्ति इस पूर्णता के अभिन्न अंग हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण की उपेक्षा। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक वंशानुक्रम से प्राप्त पार्श्विक प्रवृत्तियों के स्वतंत्र विकास पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार वास्तव में लैंडिस के शब्दों में वंशानुक्रम मनुष्य के पशु रूप की व्याख्या करता है और पर्यावरण मनुष्य के मानव स्वरूप की। ऐसी स्थिति में अगर हम सामाजिक पर्यावरण की उपेक्षा कर दें तो व्यक्ति के विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस मानती है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो पशु के रूप में हुआ है, और अगर हम व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दें तो उसकी पशुवत जो प्रवृत्तियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और जबकि जो समाज के लिए सही नहीं है। इंसान जो है समाज में रहकर ही तरक्की कर सकता है, इसके लिए उसे सामाजिक नैतिकता है उसका पालन करना चाहिए। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किंतु समाज की उपेक्षा करके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। व्यक्तिगत उद्देश्य का आत्म अभिव्यक्ति रूप कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु आत्म अनुभूति का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास से है। अतः इस शिक्षा का उद्देश्य माना जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत उद्देश्य का चरम रूप स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में पढ़कर कि जो है व्यक्तिगत उद्देश्य एक हद तक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा महत्व देकर हम जो है समाज का कल्याण करने के बजाय उसका नुकसान कर सकते हैं। व्यक्ति जो है सही मार्ग पर जाकर जाने के बजाय गलत मार्ग पर जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत उद्देश्यों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान है।
शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा को बालक के अनुसार होना चाहिए। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बालक समाज का ही एक हिस्सा है और उससे समाज के अनुकूल बनना है। अगर वो समाज के विपरीत जाएगा, समाज के जो आदर्श हैं उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, तो अपने जीवन में अनेक समस्याओं को वो बुलावा दे सकता है और समाज के लिए अगर वो लाभकारी नहीं होगा तो वह अपने जीवन को संकट में डाल सकता है। अतः व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य दोनों का महत्व है, लेकिन शुरुआती काल में व्यक्तिगत उद्देश्यों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि उसका सही ढंग से विकास हो सके। धन्यवाद।